Good morning, students. Today we will discuss about the shielding and the deshielding of the proton in this third part of the NMR spectroscopy. First of all, we will see the definition of the induced magnetic field. What will happen? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे जो स्पीसी हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उन सभी के अंदर जो प्रोटॉन है, जो एच एटम है, उसके चारों तरफ आपके क्या सर्कुलेट करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करते हैं उनके चारों तरफ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर भी मूव करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे विल क्रिएट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अपने एक्सिस के ऊपर सर्कुलेट करते हुए वो अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं आप उसे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करते हुए जो खुद की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं आप इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन हमारा ये अराइज हो जाता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, आपके चाहे वो इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, इथीन हो, इथाइन हो, बेंजीन हो, सभी के अंदर एच एटम होते हैं। सभी एच एटम की वजह से जो सिग्नल है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर, वो एक ही पोजीशन के ऊपर क्यों नहीं आता, जबकि है तो सभी के अंदर एच। तो उसका रीजन क्या है? व्हाई द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन ऑल द कंपाउंड्स डू नॉट रेजोनेट और डू नॉट गिव द सिग्नल एट द सेम वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड? उसका रीजन ये है कि जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उन सभी के अंदर जो एच होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो एटम है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो एक जैसी नहीं है। द केमिकल और द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन ऑल द कंपाउंड इज नॉट सेम, दैट इज दे हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड देम। और इसी की वजह से जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन ऑल द कंपाउंड डू नॉट रेजोनेट एट द सेम वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उनके सिग्नल अलग अलग वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, जो आपने लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कि हम मैग्नेट्स यूज करते हैं। तो मैग्नेट के अंदर से क्या निकलती है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, देखो नीचे से लेके ऊपर की तरफ एरो को, जो हम इस टाइप के जो हम एरो दिखाएंगे डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंटेशन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जितने भी आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखो बॉन्ड तो होते ही हैं। बॉन्ड दो ही टाइप की होती है, या तो सिग्मा या पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब सर्कुलेट करते हैं तो वो खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। वो सारे कंपाउंड जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो सर्कुलेट करके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? उसकी डायरेक्शन हमेशा ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज करती है। देखो इस टाइप से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हम शो करेंगे। मींस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमेशा ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है। क्या करती है? वो हमेशा ही अपोज। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी रिप्रेजेंट करने की। नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन्स। इथीन हो गया, उसमें डबल बॉन्ड आ गया, इथाइन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। बेंजीन के अंदर भी डबल सिंगल डबल अल्टरनेट पोजीशन में पाई बॉन्ड होते हैं। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलेट करते हैं तो फिर क्या होता है? जो पाई, तो ये जितने भी कंपाउंड हैं जिनके अंदर पाई बॉन्ड होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, जो हमने ये मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देखो ये जो शो कर रखी है ये एरो से डाउनवर्ड से अपवर्ड में, देखो जो एरो दिखा रखे हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो जो सैंपल ट्यूब के अंदर हमने एक ऐसा कंपाउंड ले लिया जिसके अंदर पाई बॉन्ड है, इसके अंदर बोलो क्या है? पाई बॉन्ड है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो ये मोलिक्यूल हैं, जो ये न्यूक्लियाई हैं, जो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बोलो? वो ओरिएंट कर लेते हैं डिफरेंट वेज में। जो मोलिक्यूल का जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, जिसके बेसिस के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स
जो अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, देखो ये डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे, या वो रीइंफोर्स भी कर सकते हैं, उसी की डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज भी कर सकते हैं, देखो ऊपर से नीचे एरो हम शो करेंगे, या उसी की डायरेक्शन में भी आ सकती है, उसको रीइंफोर्स भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। ऐसा सैंपल हमने ले रखा हो जिसके अंदर पाई बॉन्ड हो। अगर सिग्मा बॉन्ड वाला ले लिया, इथेन ले लिया, क्लोरोइथेन ले लिया, जिसमें देखो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, अपोज। तो आपने क्या देखा अभी तक कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे ही, लेकिन कौन से हैं वो इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करता है। अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे, अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपोज भी कर सकते हैं और रीइंफोर्स भी कर सकते हैं। रीइंफोर्स का मतलब उसी की डायरेक्शन में उसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। डिपेंड करता है कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर पाई बॉन्ड है उसका ओरिएंटेशन क्या है। आपका हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन वो अपना एज्यूम करवाता है या वर्टिकल करवाता है, वो अपने आप होना होता है, वो नेचुरल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। के बाद नेक्स्ट, जितने भी देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया, उसके अंदर जो कंपाउंड हम लेंगे हो सकता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है उसके अंदर, या हो सकता है उसके अंदर सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी हो। तो अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वो अपने एक्सिस के ऊपर क्या करेंगे, रोटेट करके सर्कुलेट करके वो अपनी खुद की क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अभी आपको बताया गया था। और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड के अंदर कि उसकी जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, वो अपोज करती है। अब देखें आप, विच ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल लिया हमने इथेन का जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं। तो जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमने लिया, सारे के सारे H का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एक जैसा है, देखो केमिकल इन्वायरमेंट बिल्कुल एक जैसा है। इस पहले जो ए जिसके ऊपर हमने लिख रखा है, दोनों के ऊपर ए क्यों लिखा, क्योंकि ऑल द 6 प्रोटॉन्स आर ऑफ सेम नेचर। इस H के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी है, दूसरे जो वाला जो CH3 है इसके H के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही है। ऑल प्रोटॉन्स सराउंड विद द सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस H के चारों तरफ सराउंड करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी अभी बताया था, देखो ये ऊपर से नीचे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस H के वाले भी देखो ऊपर से नीचे, इस H वाले भी ऊपर से नीचे, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे से ऊपर। इसलिए अगर हम रेजोनेट करना चाहते हैं, हम सिग्नल ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हमें हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स है CH3 वाले, दे गेट शील्डेड। इन CH3 वाले प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ज्यादा, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब किसी भी प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम कहते हैं वो प्रोटॉन शील्डेड हैं। कि बोलो प्रोटॉन्स कैसे हैं, शील्डेड, दे आर सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसकी वजह से जो हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को वो कम एक्सपीरियंस कर पाएंगे ये प्रोटॉन, क्योंकि आने वाली जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके कुछ हिस्से को कौन कैंसिल कर रहा है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। विच ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से क्या होगा, द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, देखो बाहर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मान लीजिए आ रही है 10 टेस्ला की, मान लीजिए आ रही है 2 टेस्ला की, तो जितनी टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, क्या ये जो प्रोटॉन्स है क्या ये उसको वही एक्सपीरियंस करेंगे, वही महसूस करेंगे कि 2 टेस्ला की, नो। क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो ये कैंसिल आउट हो गई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने इसके इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, इसलिए ये कम एक्सपीरियंस करेंगे। मींस द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन इज ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जितनी नीचे से आ रही है उस पूरी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, and thus the proton will resonate at the high value of applied magnetic field। मान लीजिए इन प्रोटोनों को रेजोनेट करने के लिए आपको नीचे से 4 एरो ही काफी थे। देखो 4 नंबर ऑफ एरोज किसको डिपेंड कर रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। ज्यादा एरो का मतलब हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ी। तो अब हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई करनी पड़ेगी इन प्रोटॉन को रेजोनेट करने के लिए, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का हिस्सा ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर रही है, इसलिए हमें बाहर से और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी इन प्रोटोनों को रेजोनेट करने के लिए, इन प्रोटोनों की वजह से सिग्नल ऑब्टेन करने के लिए।
So proton will resonate at high value of applied magnetic field. अब हम नेक्स्ट देखते हैं उन प्रोटॉन्स के बारे में जो किन कंपाउंडों के अंदर है जिनके अंदर पाई बॉन्ड था। तो प्रोटॉन विच आर साउंडेड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस के ऊपर सर्कुलेट करके इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इन द सेम वे अपने एक्सिस के ऊपर सर्कुलेट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इतना तो कॉमन है दोनों में। लेकिन अब क्या होगा कि जो आपके डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर। मान लीजिए मॉलिक्यूल, जैसे मैंने अभी 2 नाम बताए थे, वो नाम आपके सामने आएंगे। जैसे ये है इथाइन, ये बोलो कौन है, इथाइन, C2H2। बोलो कौन है ये, C ट्रिपल बॉन्ड, C एक H ऊपर एक H नीचे, ये H एक्स्ट्रा वैसे लग गए, एक H ऊपर एक नीचे। इसने अपने आप को वर्टिकली ओरिएंट कर लिया है। बोलो कैसे कर लिया है, वर्टिकली ओरिएंट। अब देखो जो ये पाई बॉन्ड के तो कोई इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, जब ये अपने एक्सिस के ऊपर जब ये सर्कुलेट करते हैं तो सर्कुलेट से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो डॉटेड लाइन से ऐसे नीचे की तरफ। देखो ये एरो आए, देखो ये नीचे की तरफ एरो आए और ये घूमते हुए फिर ऊपर की तरफ चले गए, देखो ऐसे इस टाइप से एंड सो ऑन, ये ऐसे रिंग की फॉर्म में सर्कुलेट करते रहते हैं। तो जहां पे एच है उस एरिया के अंदर क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या कर रहे हैं, अपोज। देखो एरो नीचे की तरफ है ये। आप ये नहीं कह सकते कि सर इसको अपोजिट लगा देते, नो, यानी हमें रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे ही करनी होती है। देखो ये जहां पे प्रोटॉन है उस एरिया के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो एरो के द्वारा हम दिखा रहे हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बोलो क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो हमने ऊपर क्या लिखा था, पाई इलेक्ट्रॉन आफ्टर स्पिनिंग ऑन देयर ओन एक्सिस क्रिएट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विच में ओपोज, जैसे अब यहाँ पे ओपोज कर रही है। ये हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखो इथीन के केस में इसने अपने आप को हॉरिजॉन्टली ओरिएंट कर लिया। आप ये नहीं कह सकते कि सर इसको भी आप वर्टिकली प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर लिख देते, नो। ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट्स हैं, इनको हमें ऐसे ही याद रखना होता है कि आप हमेशा ध्यान रखेंगे इथीन अपने आप को हॉरिजॉन्टली ओरिएंट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इथाइन अपने आप को वर्टिकली ओरिएंट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात आपको याद रखनी ही होगी। अब उससे क्या हो जाएगा, देखो इथीन, अब जो उसी टाइप से देखो हमने ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे इनके द्वारा जो बनी, देखो डॉटेड 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 लाइंस, देखो नीचे की तरफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फिर बाहर की तरफ गई। देखो ये सर्कुलर ये मूव करके जब जा रही है तो जहां पे आपके एच है उस एरिया के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इन द सेम डायरेक्शन एज दैट द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आप ध्यान दें, देखो यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के हमने 3 एरो ही लगाए, मतलब लेस वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये प्रोटॉन जो इथीन वाले रेजोनेट कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिस्सा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का ही इसको आपका क्या कर रहा है, बोलो उसी डायरेक्शन में चल रहा है इसका। तो इसलिए हमें बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या लगानी पड़ी, कम। और इथाइन के केस में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या लगानी पड़ी, ज्यादा, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट आपका कैंसिल आउट कर दिया गया क्योंकि ओपोज कर रही है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनती है वो प्रोटॉन जहां पे है, जो एच जहां पे है उस एच वाले एरिया के अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी ओपोज भी कर सकती है और रीइंफोर्स भी कर सकती है। इथाइन के केस में बोलो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन वाले एरिया में क्या कर रही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज, देखो अपोजिट डायरेक्शन। इथिन के केस में एच वाले एरिया में देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में ही है, मींस रीइंफोर्स कर रही है। So pi electrons spin on their own axis and create the induced magnetic field which may oppose or reinforce the applied magnetic field depending upon the orientation of the molecule in the applied magnetic field। जिससे क्या होगा, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन में बी द लेस और द मोर। अब देखो ये प्रोटॉन कितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इथाइन वाले प्रोटॉन तो कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि ये ओपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। बाहर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है क्या ये सारी उतनी महसूस कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, नो, उससे कम, क्योंकि सम इफेक्ट कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने क्योंकि ओपोज कर रही है कुछ इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ पे इस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जितनी आनी चाहिए थी मैग्नेटिक फील्ड उससे भी ज्यादा, क्योंकि खुद की भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए बाहर से कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देने से ही ये जो न्यूक्लिया ये रेजोनेट कर जाएंगी। मतलब ये ओपोज कर रहे हैं तो इट मींस ये प्रोटॉन बोलो जो हाई मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जिसका सिग्नल आए, देखो तो ये शील्डेड प्रोटॉन्स कहलाते हैं। और जिनका सिग्नल लो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आए वो क्या कहलाते हैं, लो मैग्नेटिक फील्ड वाले, ये डी शील्डेड प्रोटॉन्स कहलाते हैं। ये डी शील्डेड प्रोटॉन्स है यहाँ पे।
So the proton may resonate at the high value or the low value of applied magnetic field. तो आपने कंपैरिजन किया दोनों कंपाउंडों के अंदर। कुछ कंपाउंड ऐसे लिए हमने जिसके अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड था, जैसे इथेन लिया, उसके अंदर आपने देखा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, अपोज। फिर आपने वो कंपाउंड लिए, एक इथाइन एक इथीन, जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई बॉन्ड है जिनके अंदर, आपने देखा वो डिफरेंटली ओरिएंट कर लेते हैं अपने आप को इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इथाइन वर्टिकली ओरिएंट कर लेता है, इथीन हॉरिजॉन्टली ओरिएंट कर लेता है। इथाइन के केस में आपने देखा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है। इसका लो जो प्रोटॉन्स है वो आपके कैसे हो गए, वो आपके शील्डेड प्रोटॉन्स हो गए हैं, क्योंकि अब उनको रेजोनेट करने के लिए हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी। इथीन के केस में आपके वो क्या कर रही है, बोलो, रीइंफोर्स कर रही है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे इनका सिग्नल आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमने बातें अभी पढ़ी यहीं पे, शील्डेड प्रोटॉन्स किसे कहेंगे और डीशील्डेड प्रोटॉन्स किसे कहेंगे। तो जैसे इथेन के केस में प्रोटॉन बोलो कैसे थे, इथेन के केस में जो प्रोटॉन्स थे ये आपके शील्डेड प्रोटॉन्स थे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के जो सिग्मा जो प्रोटॉन है, सिग्मा यानी जो प्रोटॉन है जिनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड वाले क्या कर रहे हैं, हमेशा ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो द न्यूक्लियाई surrounded by the sigma electron density will produce the more induced magnetic field, will produce the बोलो क्या, more induced magnetic field, and thus the effective magnetic field experienced by these proton will be less, and thus the nuclei will resonate, give the signal at high value of applied magnetic field, and such protons are called shielded protons। ऐसे protons को आप क्या कहते हैं, they are called shielded proton, मतलब वो प्रोटॉन जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, आप उन्हें shielded protons कहते हैं। अब हम देखते हैं इधर नेक्स्ट केस के अंदर डी शील्डेड के लिए। देखो हमने एग्जांपल लिया क्लोरो इथेन, इसके अंदर देखो माइनस आई इफेक्ट वाला सीएल ग्रुप लगा दिया, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, बोलो, अट्रैक्ट कर लेगा। देखो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो CH2 वाले जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, देखो कम बनेगी यहाँ पे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या बनेगी, यहाँ पे कम बन जाएगी। अब उसके बाद देखें आप यहाँ पे जो CH3 वाले जो प्रोटॉन्स हैं, कौन से वाले प्रोटॉन, CH3 वाले प्रोटॉन, यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज्यादा बनेगी। क्यों थोड़ी ज्यादा बनेगी, क्योंकि जो माइनस आई इफेक्ट वाला Cl है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने छीनी लेकिन थोड़ी कम ले पाया, क्योंकि इट इज फार अवे फ्रॉम द CH3 प्रोटॉन्स। जो Cl है CH2 वाले प्रोटॉन के नजदीक है और CH3 वाला उससे दूर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम हो गई, CH2 वालों के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, और CH3 वाले प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज्यादा बन गई और यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। अब क्या करें, अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कम है, सो दे विल रेजोनेट एट लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोटॉन डीशील्डेड हो गए, डीशील्डेड तो दोनों प्रोटॉन हो गए, दोनों के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, सो दे आर दी डीशील्डेड प्रोटॉन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी हमें ज्यादा देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा थे CH3 वाले प्रोटॉन के ऊपर। तो बोलो जो CH3 वाले प्रोटॉन और जो CH2 वाले प्रोटॉन है, कौन से ज्यादा शील्डेड है, शील्डेड वो प्रोटॉन होते हैं जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बची हुई है अभी भी। तो CH2 वाले प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और CH3 वालों के चारों तरफ अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है CH2 के कंपैरिजन में। तो विच आर मोर शील्डेड प्रोटॉन आउट ऑफ these two, CH3 proton and CH2, CH3 protons are slightly more shielded protons than the CH2 protons। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं डीशील्डेड प्रोटॉन्स क्या थे, जैसे यहाँ पे डीशील्डिंग हुई है, द न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय लेस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे प्रोटॉन जिसके चारों तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो गई है, कम हो गई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज माइनस आई इफेक्टेड ग्रुप्स विल प्रोड्यूस लेस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वो क्या क्रिएट करते हैं, कम प्रोड्यूस करेंगे, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर वो कम प्रोड्यूस करेंगे दे विल एक्सपीरियंस, एंड द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय दीज प्रोटॉन विल बी मोर देन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो थोड़ी ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, एंड सच न्यूक्लियाई विल रेजोनेट एट द लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये प्रोटॉन लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे बोलो क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगे। तो बोलो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें किन को ज्यादा देनी पड़ती है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमें किसको ज्यादा देनी पड़ती है, उन प्रोटॉनों को ज्यादा देनी पड़ती है, उन किन प्रोटॉन्स को जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो शील्डेड प्रोटॉन कहलाते हैं। और जिन प्रोटॉनों के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, अब हमें उनके रेजोनेशन के लिए, उनके अंदर रेजोनेंस करने के लिए, उन स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई को ट्रांजिट करने के लिए
हमें कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है, तो डी शील्डेड प्रोटॉन्स कहलाते हैं। अब अगली डेफिनेशन हमारी आएगी इसके बाद, उसे कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट और द डी शील्डिंग इफेक्ट। देखो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी हो तो इसी डेफिनेशन में देखो अगर हम ऐसा चेंज कर दें कि द इफेक्ट इन विच, बस इतना लिख दें और ये पूरी बातें ऐसा लिख दें शील्डेड प्रोटॉन वाली कि द इफेक्ट इन विच द न्यूक्लियाई इज सराउंडेड बाय एज सच, तो वही डेफिनेशन शील्डिंग इफेक्ट की बन जाएगी। सिमिलरली डी शील्डिंग इफेक्ट की द इफेक्ट इन विच ऐसे करके, तो आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में देख पाएंगे। देखो हमने सिर्फ यही चेंज किया है, द इफेक्ट इन विच the nuclei surrounded by the more sigma electron density will produce the more induced magnetic field, and the effective magnetic field experienced by the proton is always less than the applied magnetic field, and thus these nuclei will resonate at the high value of applied magnetic field। देखो वो प्रोटॉन जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ब्रीफनेस की फॉर्म में ऐसे माइंड में रखें कि वो प्रोटॉन जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो शील्डेड प्रोटॉन है। अब उनके अंदर रेजोनेशन करने के लिए, रेजोनेंस करने के लिए हमें बाहर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है, और वो प्रोटॉन जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स के द्वारा, वो प्रोटॉन डीशील्डेड प्रोटॉन होते हैं, और उनके अंदर रेजोनेंस प्रोड्यूस क्रिएट करने के लिए हमें कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है, तो वो डीशील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ली चेटलियर प्रिंसिपल। तो जो बातें अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ी कि induced magnetic field produced by the electron revolving the nucleus always क्या करता है बोलो, वो oppose करता है, क्या करता है, oppose करता है in the region of the nuclei, तो उसे ली चेटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है। तो it states that the induced magnetic field produced by the electron revolving around the nucleus will always opposes the applied magnetic field in the region of the proton। और ये बात फिट कब बैठती है, ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ किसके लिए दिया गया है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है, ली चेटलियर प्रिंसिपल दिया गया है। अब देखें जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो हमने बातें पहले आपको बता ही दी थी, जैसे इथेन के अंदर हाई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, इसलिए आपको बाहर से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी वो भी ज्यादा ही लगानी पड़ेगी इन इथेन वाले प्रोटॉन के अंदर रेजोनेशन करने के लिए। अगली डेफिनेशन हमारी आ जाती है केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और दी केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आपके कौन से होते हैं, देखो हमने अभी अभी एग्जांपल आपको बताया और देखा कि जो जो इथेन है, इस इथेन के अंदर देखो ये जो 6 के 6 प्रोटॉन है ना CH3 सिंगल, इन सभी 6 के 6 प्रोटॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है, केमिकल इन्वायरमेंट है वो सेम है। ऐसा नहीं कि ये दोनों जो CH3 के ऊपर H लगे हुए हैं दोनों दो अलग सिग्नल देंगे, नो, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एक जैसा है इसलिए दे गिव द सिग्नल एट द सेम वैल्यू। देखो एक ही सिग्नल आएगा एट द सेम डेल्टा वैल्यू, एक ही डेल्टा वैल्यू के ऊपर इनका सिग्नल आया है, एक ही जगह के ऊपर आया है। सो द प्रोटॉन विच have the same value of chemical shift means which gives the signal at the same value, एक ही वैल्यू के ऊपर वहीं पर वो सारे प्रोटॉन सिग्नल दे देते हैं, तो ऐसे प्रोटॉन्स को आप कहते हैं केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में। अब आपने देखा यहाँ पे क्लोरोइथेन के अंदर आप देखें तो क्या जो CH3 वाले प्रोटॉन और जो CH2 वाले प्रोटॉन है क्या इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट एक जैसा है, नो। जो माइनस आई इफेक्ट वाला जो Cl ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बोलो, विड्रा कर रहा है CH2 के चारों तरफ, जो क्योंकि ये CH2 के ज्यादा नजदीक है, नियरर है, इसलिए CH2 के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बहुत ही ज्यादा विड्रॉ कर लेगा एज कम्पेयर टू द CH3। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है CH2 के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, CH3 के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी ज्यादा है और CH2 के चारों तरफ थोड़ी कम है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है दोनों प्रोटॉन्स का बोलो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए दोनों की वजह से जो सिग्नल है वो अलग अलग आएंगे। देखो बी का सिग्नल अलग और सी का सिग्नल देखो अलग आ गया। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो TMS होता है, टेट्रामिथाइल जो सिलेन होता है, इसके अंदर 12 जो प्रोटॉन्स होते हैं वो मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और क्योंकि प्रोटॉन्स 12 हैं एक जैसे जो है, इसलिए इनकी जो सिग्नल की जो इंटेंसिटी है, जो हाइट है वो भी सबसे ज्यादा होती है। और जितने भी बचे हुए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो सिग्नल होता है TMS के सिग्नल के हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, इसलिए आप दोनों सिग्नल देखिए बी और सी के वो कहाँ पे TMS के सिग्नल से लेफ्ट साइड में है, और हाइट भी इनकी कम है क्योंकि CH3 में सिर्फ 3H है और CH2 में सिर्फ 2H है। तो CH3 जिसको B लिख रखा है
क्योंकि ये शील्डेड प्रोटॉन है। टीएमएस का प्रोटॉन भी बोलो क्या था, शील्डेड। तो जो शील्डेड प्रोटॉन होते हैं, जब हम किन्हीं भी दो प्रोटॉन को आपस में कंपैरिजन करें उनके सिग्नल्स के बारे में, तो शील्डेड प्रोटॉन वाला सिग्नल हम किधर दिखाएंगे, टीएमएस की तरफ दिखाएंगे, क्योंकि टीएमएस आपके मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। और इन प्रोटॉन को आपकी रेजोनेट करने के लिए हमें हाई मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड किस में लगानी पड़ेगी, CH3 वाले प्रोटॉन के लिए एज कंपेयर टू CH2। देखो CH3 वाला प्रोटॉन हमने TMS की साइड में लिखा है और उससे दूर लिखा हमने C वाला प्रोटॉन। हाइट B वाले की ज्यादा क्यों है, क्योंकि CH3 में 3H है, और C वाले की हाइट कम क्यों, क्योंकि CH2 वाले में सिर्फ 2 ही H है। तो ये जो दो सिग्नल आई, इसी को कहते हैं केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। द प्रोटॉन विच have the different value of chemical shift, the proton which have the different chemical or the electronic environment, and thus they give the their signal at the different value of chemical shift, उन्हें chemically non equivalent protons कहा जाता है। तो आप देखिए ध्यान से कि ये शील्डेड डीशील्डिंग हो गई है यहाँ पे -I के द्वारा, तो इसलिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, देखो CH2 के द्वारा हमने 2 ही एरो दिखाए। अब आप देखो CH3 के द्वारा हमने देखो ज्यादा एरो दिखाए, इलेक्ट्रॉन आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ज्यादा होगी प्रोड्यूस। तो इस टाइप से आपने देखा दो टाइप के प्रोटॉन होते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे उन कंपाउंड के बारे में जिनके अंदर पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड वाले हमारे एग्जांपल जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, देखा था अब उनकी डिटेल। एक तो इथीन और दूसरा क्या था बोलो आपका, इथाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके इनके बारे में जो बेसिक चीज हमने पढ़ी थी कि द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में ओपोज और रीइंफोर्स। जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज भी कर सकती है और रीइंफोर्स भी कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशन इन द मॉलिक्यूल। सो द प्रोटॉन में रेजोनेट एट द लो वैल्यू और द हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए उन प्रोटोनों को रेजोनेट करने के लिए हो सकता है कभी ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़े और कभी कम। अब एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने इथीन का। देखो इथीन जो मॉलिक्यूल होता है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने आप को हॉरिजॉन्टली ओरिएंट कर लेता है, और जिसकी वजह से जहां पे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन वाले एरिया के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, वो वही डायरेक्शन है जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मींस द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है बोलो, यहाँ पे रीइंफोर्स कर रही है किसको, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं इथाइन का। तो इसके अंदर आपने क्या देखा, जो प्रोटॉन्स वाला जो एरिया है, जहाँ पे प्रोटॉन्स है, उस एरिया के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द एरिया ऑफ द प्रोटॉन क्या कर रही है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है बोलो, अपोज कर रही है। तो आपने देखा डिपेंडिंग अपॉन देयर ओरिएंटेशन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में अपोज कहाँ पे कर रही है, इथाइन के अंदर, और रीइंफोर्स जो किसमें कर रही है, आपके इथीन के अंदर, इन द एरिया ऑफ द प्रोटॉन्स। इसी के बेसिस के ऊपर हमारी ये डेफिनेशन बन जाती है जिसे कहते हैं डायमैग्नेटिक एनआइसोट्रोपी। इसकी डेफिनेशन क्या बनी, ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर हम क्या बताते हैं कि द शील्डिंग और द डीशील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियाई, जो आपके H हैं, जो आपकी न्यूक्लियाई है, H वाली न्यूक्लियाई, उन उनकी शील्डिंग हो रही है या डीशील्डिंग हो रही है, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल with respect to the applied magnetic field is called the diamagnetic anisotropy। n का मतलब नोट, iso का मतलब सेम, वो सेम नहीं है, ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कभी शील्डिंग हो सकती, कभी डीशील्डिंग हो सकती है। यहाँ पे देखो जहां कहीं पर भी अगर हमें कम वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़े, देखो यहाँ पे हमें कम वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी इथीन के केस में, तो आप कहते हैं दे आर डीशील्डेड प्रोटॉन्स। कम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही रेजोनेंस हो जाएगा इन प्रोटॉन्स का। यहाँ पे अपोज कर रहा है तो हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर रेजोनेंस होगा इन न्यूक्लियाई का, तो इसे कहते हैं शील्डेड प्रोटॉन्स। तो जो इथाइन के अंदर जो प्रोटॉन है ये शील्डेड प्रोटॉन्स हैं, और इथीन के अंदर जो प्रोटॉन है ये कैसे हैं बोलो, ये आपके डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं। और डेफिनेशन क्या बनी आपकी, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी, जिसमें क्या बताया गया कि ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें शील्डिंग और द डीशील्डिंग ऑफ द जो प्रोटॉन्स है, जो न्यूक्लियाई है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है इन द प्रेजेंस ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे जो इथीन के बारे में, जो अभी हमने बताया। इन केस ऑफ द इथीन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रही है बोलो, रीइंफोर्स। देखो ये रीइंफोर्स कर रही है इन द एरिया ऑफ द प्रोटॉन्स, मींस प्रोटॉन गेट डीशील्डेड, प्रोटॉन क्या हो गए बोलो, डीशील्डेड हो गए। So the ethene proton will give the signal at the lower value of applied magnetic field। कम वैल्यू के ऊपर इसका सिग्नल आ जाएगा।
लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सिग्नल आ जाएगी। डीशील्डेड प्रोटॉन, बोलो डीशील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल कहाँ पे आता है, देखो इस एनएमआर स्पेक्ट्रा में देखो, क्योंकि टीएमएस का तो शील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल इससे थोड़ी दूर, देखो हमने थोड़ी दूर दिखाया, यहाँ पे ये सिग्नल आ गया है आपके इथीन का जो सिग्नल हमने दिखाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इथाइन के बारे में। इन केस ऑफ द इथाइन, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ pi electrons opposes the applied magnetic field in the region of the protons, और प्रोटॉन गेट शील्डेड, ये प्रोटॉन बोलो शील्डेड हो गए, तो इसलिए शील्डेड प्रोटॉन्स का जो सिग्नल कहाँ पे आएगा, टीएमएस के थोड़े देखो नजदीक दिखाना, हमने पिछला सिग्नल जो दिखाया था वो देखो थोड़ा ऐसे दूर दिखाया था, यहाँ पे टीएमएस के थोड़े नजदीक दिखाया है, बिकॉज दे आर समथिंग शील्डेड प्रोटॉन्स. So the ethyne proton will resonate, give the signal at high value of applied magnetic field. This means at the low delta value. तो वैल्यू क्या होगी बोलो, डेल्टा वैल्यू इसकी थोड़ी कम होगी, देखो यहाँ पे आया है, क्योंकि टीएमएस की डेल्टा वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर रखी है 0, तो इधर आया तो डेल्टा वैल्यू कम है, आगे जाएंगे तो डेल्टा वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो आपने देखा था इथीन के केस में डेल्टा वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ पे डेल्टा वैल्यू बोलो क्या होगी, कम होगी। तो ये इस टाइप से कंपैरिजन की फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इथीन और इथाइन के बीच आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखेंगे एक ऐसे कंपाउंड को जिसके अंदर कंजुगेटेड सिस्टम होता है, वो आपका बेंजीन है। तो shielding or deshielding in the compound having the conjugated pi bonds in the aromatic ring, that is the benzene ring. तो बेंजीन रिंग के अंदर आप देखें जो ये कंजुगेटेड पाई बॉन्ड वाले, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये जब मूव करते हैं तो मूव करके ये भी देखो जैसे इथीन इथाइन में देखा था, ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की है। तो सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या करिए बोलो, अपोज। लेकिन इन द एरिया ऑफ द प्रोटॉन, जहाँ पे पेरिफेरी के ऊपर जो प्रोटॉन है वहां पे तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है कि वो डायरेक्शन क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन है, तो वो रीइंफोर्स कर रही है, बोलो क्या कर रही है, रीइंफोर्स। मतलब ये प्रोटॉन क्या हो गए, डीशील्डेड हो गए, क्योंकि इन प्रोटॉन को रेजोनेट करने के लिए, इन प्रोटॉन का जो सिग्नल आएगा इसके अंदर ट्रांजिशन करने के लिए हमें बाहर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ी, बोलो कितनी करनी पड़ी, लो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कितनी करनी पड़ी, लो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सिग्नल आ जाएगा। तो अब देखें द कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो लो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा, तो यहाँ पे पहले आप सिग्नल ही देख लें, देखो सिग्नल लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, देखो सिग्नल कितनी दूर आया है, लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर, लो फील्ड, क्योंकि टीएमएस का सिग्नल क्या होता है, ये तो मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। अब तो क्या हुई है, डी शील्डिंग हो गई है। डी शील्डिंग का मतलब ये लो फील्ड के ऊपर सिग्नल आया, देखो लो फील्ड की पोजीशन इधर होती है, यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा वैल्यू 0 है, यहाँ पे मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे टीएमएस या और शील्डेड प्रोटॉन इसके थोड़े नजदीकी मिलेंगे यहाँ पे लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर। और जैसे जैसे डेल्टा वैल्यू जो बढ़ती जा रही है वो किन के लिए होती है, जहाँ पे डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं, जैसे अब बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं। तो डेल्टा की वैल्यू बेंजीन रिंग के लिए, प्योर बेंजीन के लिए 7 होती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ, जो कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन सर्कुलेशन प्रोड्यूसेस द सिलिंड्रिकल सेकेंडरी और द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड द रिंग करंट्स। कई बार रिंग करंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि जो कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन रिंग के अंदर, जो सर्कुलेट करके अपनी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं सिलिंड्रिकल, देखो रिंग की फॉर्म में, उससे कहते हैं रिंग करंट्स। और ये फिर क्या करती है, तो ये जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रही है बोलो, इट अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे तो अपोज कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग वेयर द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे प्रोटॉन्स है। मतलब प्रोटॉन क्या हो गए बोलो, डीशील्डेड हो गए हैं। इसलिए एरोमेटिक प्रोटॉन को रेजोनेट करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, दे विल रेजोनेट एट लोअर वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मींस एट हाई डेल्टा वैल्यू। लो फील्ड होती है तो हाई डेल्टा वैल्यू होती है। टीएमएस के लिए मोस्ट शील्डेड प्रोटॉन्स थे तो उनकी डेल्टा वैल्यू क्या एज्यूम कर ली गई थी, आर्बिट्रेरली डेल्टा वैल्यू 0 एज्यूम हमने कर ली थी। तो ये हमने देखा आपके बेंजीन रिंग के बारे में। यहीं से एक डेफिनेशन हमारी बन जाती है, उसे कहते हैं एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें, जैसे बेंजीन रिंग है, इथीन इथाइन आपने देखा, जिसके अंदर कुछ जो पार्ट है वहां पे शील्डिंग हो रही है, कुछ पार्ट के अंदर डी शील्डिंग हो रही है, कुछ पार्ट के अंदर आपकी शील्डिंग और कुछ के अंदर बोलो क्या थी, डी शील्डिंग है। कुछ पार्ट के अंदर रेजोनेंस करने के लिए हमें हाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है और कहीं पे हमें लो वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ती है। तो आपने क्या देखा, जो एनआइसोट्रोपिक इफेक्ट बोलो कैसा इफेक्ट हुआ, द इफेक्ट इन विच वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑब्जर्व्स लेस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो आपका सेंट्रल जो पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज कर रही है, इसलिए जो बाहर से आने वाली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्या यूं के यू ऑब्जर्व कर पाएगा सेंट्री पार्ट, नो। लेकिन जो बाहर वाला पार्ट है, जो पेरिफेरी वाला पार्ट है जहाँ पे प्रोटॉन्स हैं,
ये तो उसी डायरेक्शन में है, तो जितनी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आ रही है कुछ तो ये हो गई, कुछ इनकी खुद की भी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस द मोर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि खुद कुछ इनकी हो गई और जो बाहर से आ रही है वो तो है ही. So the effect in which the one part of the molecule observes the less applied magnetic field, like in case of bench in the central part, and some other part observes the more applied magnetic field, like the peripheral part of the bench ring where protons are present, is called the anisotropic effect. जैसे नाम से पता चलता है n का मतलब नोट और आइसोट्रोपिक इफेक्ट, जहां पे सेम नहीं है इफेक्ट आपका. तो आपने यहाँ पे देखा कंप्लीट आपकी शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में आपने डिटेल से देखा कंप्लीट. थैंक यू.